नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य ऑनलाइन चैनल पर मैं प्रभु दयाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहासकार और उनके ग्रंथों के बारे में। इससे पहले क्लास 3 में हमने गारसा दत्तासी, ठाकुर शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन और मिस्र बंधुओं के बारे में और उनके रचित इतिहास ग्रंथ के बारे में विस्तार से पढ़ा। शुरू करने से पहले निवेदन रहेगा कि चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, जिससे अन्य साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। और इसमें संपूर्ण जो हिंदी व्याख्याता का पाठ्यक्रम है वो करवाया जाएगा। ये नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी के लिए भी और सेकंड ग्रेड के लिए भी उतना ही उपयोगी है। पूर्णतः गहराई और विस्तृत नोट्सों के साथ ये क्लासें निरंतर जारी रहेंगी, इसलिए इसको शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलो आज शुरू करते हैं रामचंद्र शुक्ल से। इससे पहले हमने मिस्र बंधुओं का काल विभाजन पढ़ लिया था। आज हम शुरू करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी से। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने जो विधेयवादी पद्धति के आधार पर जो इतिहास ग्रंथ लिखा वो निर्विवाद रूप से मान्य है। कुछ जगह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो भी इनमें चुनौतियों के आधार पे, सबल प्रमाणों के आधार पे उनका जो खंडन किया है वो अवश्य उनमें परिवर्तन हुआ है। हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। रचना हिंदी साहित्य का इतिहास और वर्ष 1929। यह ग्रंथ जो प्रकाशित किया नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा जनवरी 1929 में। यह नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ और इसी भूमिका के आरंभ और अंत में बहुत सी बातें जोड़कर शुक्ल जी ने पुस्तक के रूप में इसको प्रकाशित करवाया। और 1940 में परिवर्धित और संशोधित संस्करण है इसका प्रकाशित किया गया और 1928 में हिंदी साहित्य का विकास नाम से ये भूमिका के रूप में लिखा गया था। इस ग्रंथ की जो पद्धति है वो विधेयवादी पद्धति है। 997 रचनाकारों को इसमें स्थान दिया गया, परिचय उनका दिया गया। लगभग 1000 कवि माने जाते हैं। राजा मुंज और भोज को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ग्रंथ में रचनाकारों की अपेक्षा जो साहित्यिक महत्व वाले रचनाकार थे उन पर विशेष ध्यान दिया गया। कवियों के निरूपण में समालोचनात्मक पद्धति अपनाई गई। कवियों और लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया गया। और शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 मुख्य भागों में बांटा, जिसमें प्रत्येक युग की जो राजनीतिक दशा थी, आर्थिक परिस्थितियां थी, सामाजिक, सांस्कृतिक और जो साहित्यिक पृष्ठभूमि थी उसकी उन्होंने विस्तृत रूप से विवेचना की है। प्रत्येक युग एवं रचनाकारों की जो प्रवृत्ति है उनका विश्लेषण किया। रचनाओं की समीक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश करते हुए किया। और युगों का दोहरा नामकरण है वो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की विशेषता है। यानी हर जो युग है उसको 2 नामकरण दिए गए हैं, जैसे वीरगाथा काल, आदिकाल, इसी तरह अन्य जो युग है उनके भी अलग अलग नाम उन्होंने दिए थे। गौण रचनाकारों का उन्होंने फुटकल श्रेणी में रखा था। ऐसे रचनाकार जिनकी कोई साहित्यिक विशेष उपलब्धियां नहीं रही हो उनको उन्होंने फुटकल श्रेणी में रखा। शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से किया। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ की विशेषता है कि सबसे पहले उन्होंने सिद्धों की वाणियों से अपने इतिहास ग्रंथ की शुरुआत की है। शुक्ल जी ने ग्रंथ लेखन में केदारनाथ पाठक का बहुत शोध लिया था
ये विशेष रूप से याद रखने वाली बात है। इतिहास ग्रंथ लेखन के आधार ग्रंथ और रचनाएं जिनका शुक्ल जी ने सहयोग लिया अपने इतिहास ग्रंथ रचना में। सबसे पहले हम बात करेंगे मिश्र बंधु विनोद का। और खुद शुक्ल जी ने कहा है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से ग्रहण किए हैं। उसके बाद हिंदी कोविद रत्नमाला से भी उन्होंने तथ्य ग्रहण किए जो श्याम सुंदर दास द्वारा रचित है। कविता कौमुदी से भी लिए जो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। और ग्रंथ ब्रज माधुरी सार से भी उन्होंने तथ्य ग्रहण किए जो वियोगी हरि के द्वारा रचित है। इस तरह रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथ है जिनको आधार बनाकर अपने ग्रंथ की रचना की। रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया वो मुख्य रूप से 4 भागों में था, जिसमें सबसे पहले नाम दिया उन्होंने वीर गाथा काल, जिसको आदिकाल भी कहा गया। यह समय विक्रम संवत 1050 से 1375 तक का था। वीर गाथा काल को उन्होंने 2 भाग में बांटा। अपभ्रंश काल या प्रागताभास हिंदी काल जो 1050 से 1200 ईस्वी माना जाता है, और वीर गाथा काल जो 1200 से 1375 विक्रम संवत का माना जाता है। उसके बाद जो दूसरे काल का उन्होंने नाम दिया वो था पूर्व मध्य काल, जिसको भक्ति काल भी कहा जाए। विक्रम संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक का समय है। उसके बाद उत्तर मध्य काल जिसको ऋतुकाल भी कहा, विक्रम संवत 1700 से लेकर विक्रम संवत 1900 तक का समय है। उसके बाद गद्य काल जिसको आधुनिक काल कहा, विक्रम संवत 1900 से लेकर 1984 ईस्वी तक। गद्य काल के फिर उन्होंने 3 भेद किए थे, प्रथम उत्थान युग, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। जो प्रथम उत्थान था वो समय था भारतेंदु युग, यानी भारतेंदु युग को उन्होंने प्रथम उत्थान कहा था। और द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग को कहा, और तृतीय उत्थान छायावाद के जो समय था छायावाद को उन्होंने तृतीय उत्थान कहा। भक्ति काल के उन्होंने पुनः 4 भेद किए थे, जिनमें निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा मुख्य। सगुण और निर्गुण दोनों काव्य धारा है, उनको उन्होंने 2 विभाजन फिर किए, जिसमें निर्गुण काव्य धारा वो ज्ञानाश्रय काव्य और प्रेमाश्रय काव्य धारा कहा। सगुण काव्य धारा को फिर 2 भागों में विभाजन किया, कृष्णाश्रय काव्य धारा और रामाश्रय काव्य धारा। ज्ञानाश्रय काव्य धारा को संत काव्य भी कहा। प्रेमाश्रय का जो काव्य है उसको सूफी काव्य कहा। जो ज्ञानाश्रय शाखा है या ज्ञानाश्रय जो काव्य था जिसको संत काव्य कहा गया, उसके जो प्रतिनिधि कवि है उनको कबीर को कहा उन्होंने। सूफी काव्य है उसका जो प्रतिनिधि कवि है वो जायसी था। जो कृष्ण काव्य धारा थे उसको कृष्ण काव्य और रामाश्रय काव्य धारा थे उसको राम काव्य कहा गया। और कृष्ण काव्य के जो मुख्य रचनाकार हुए प्रतिनिधि कवि हुए वो सूरदास जी थे, और राम काव्य के प्रमुख रचनाकार हुए वो तुलसीदास जी थे। इस तरह उन्होंने भक्ति काल का भी विभाजन किया। अब हम देखते हैं नगेंद्र जी का एक कथन जो उन्होंने शुक्ल जी के बारे में कहा। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार है जो साहित्य की परंपरित यानी पुरानी जो परंपरा चली आ रही थी, परंपरित इतिहास लेखन की पद्धति को बदलकर एक ऐसी शैली का विकास किया जो कविवरत परिचय जैसे कथित इतिहास लेखन सीमाओं को उजागर कर एक वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण का उजागर करती है। नगेंद्र जी का कथन है। उसके बाद आचार्य शुक्ल जी को जब हमने इतना पढ़ा है तो उनके कुछ जीवन परिचय है उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। आचार्य शुक्ल जी का जन्म 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 2 फरवरी 1941 में। उनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध करती है, जिसने उनको प्रसिद्धि दिलाई, वो 1929 में, और रस मीमांसा उनकी एक सैद्धांतिक समीक्षा है। गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास, ये उनकी व्यवहारिक समीक्षा है।
चिंतामणि निबंध संग्रह जो 4 भागों में है, और विश्व प्रपंच ये उनका दर्शन संबंधी ग्रंथ है। उसके बाद उनका जो काव्य संग्रह है वह है मधुस्रोत। इन्होंने संपादन किया एक तो जायसी ग्रंथावली का और एक नागरी प्रचारणी पत्रिका का। उनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। वीरगाथा काल के नामकरण के लिए उन्होंने जो 12 ग्रंथों का आधार लिया, हम उनका परिचय ले लेते हैं। साथ में इनके लेखकों के नाम लिख दिए, जैसे कि आदिकाल के जो रस और साहित्य है उनके बारे में लेखक के नाम भी अभी साथ में याद हो जाएंगे। उन्होंने जो पहला ग्रंथ माना जिसका आधार पर उन्होंने वीरगाथा का नामकरण किया, उसमें विजयपाल रासो, रचनाकार है नल सिंह। दूसरा हमीर रासो, रचनाकार है सरंगदर। तीसरा पृथ्वीराज रासो, रचनाकार है चंद्रवरदाई। चौथा है परमाल रासो, लेखक है जगनिक। 5वां बिसलदेव रासो, नरपति नाल है। 6ठा कुमान रासो, दलपति विजय। 7वां कीर्तिलेता जो विद्यापति की रचना है। 8वां कीर्ति पताका जो विद्यापति की रचना है, और विद्यापति की पदावली नाम आता है, पदावली भी नाम आई तो भी विद्यापति की रचना है। उसके बाद जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। जय में जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है, और खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो की रचना है। इन 12 ग्रंथों के आधार पे रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल कहा था। कुछ नाम याद करने की ट्रिक अगर देखा जाए तो ये विन हो जाएगा विजयपाल रासो नल सिंह, और ये बीन हो जाएगा, बीन बजना मतलब संगीत, संगीत का मतलब ये श्रृंगार ग्रंथ की रचना है, और विजयपाल ये बिसलदेव रासो नरपति नाल की रचना है। ये जयपुर हो जाएगा, जयपुर से जगनिक की परमाल रासो है। कुमान रासो है वो खुद कुमान रासो दलपति विजय की। कीर्ति लता है वो कीर्ति सिंह जी की विवरण है, उसमें जो राजा थे उनका कीर्ति सिंह के उनकी कीर्ति का वर्णन किया गया है। कीर्ति पताका में मराठा नायक शिवाजी महाराज का वर्णन किया गया उन्होंने। विद्यापति पदावली में कृष्ण भक्ति संबंधी और श्रृंगारी जो पद्य है। जय में जस चंद्रिका और जय चंद प्रकाश ये दोनों रचनाएं अभी उपलब्ध नहीं है। इस तरह से ये वो ग्रंथ है जिसका आधार मानकर शुक्ल जी ने वीरगाथा काल आदिकाल का नामकरण किया था। उसके बाद माफ कीजिएगा, उसके बाद शुरू होते हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में और मृत्यु 1979 में हुई। रचनाओं में हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखी। हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1952 में रचना है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 की रचना है। उसके बाद जो काल विभाजन शुक्ल जी ने किया था, द्विवेदी जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर वही नाम रख दिए। आदिकाल का उन्होंने नाम स्पष्ट रूप से आदिकाल सबसे पहले जो दिया वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया, क्योंकि शुक्ल जी ने तो वीरगाथा काल कहा था और उससे पहले किसी भी इतिहासकार ने नामकरण नहीं कर पाए थे। उसके बाद जो आदिकाल का समय 1000 से लेकर 1400 ईस्वी तक माना। भक्ति काल का जो समय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 1400 से लेकर 1600 ईस्वी तक माना। रीतिकाल का जो समय है वो 1600 से लेकर 1800 ईस्वी तक माना, और आधुनिक काल का जो समय है वो 1800 से लेकर 1952 तक का समय माना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में एक प्रसिद्ध कथन है गणपति चंद्र गुप्त जी का, कि संभवतः द्विवेदी जी सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया।
उसके बाद विशेष तथ्यों में शुक्ल जी के जो वीर गाथा काल है उसको आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा था। लखनऊ विश्वविद्यालय से उनको डी लिट की उपाधि प्राप्त थी। भारत सरकार के द्वारा उनको पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया गया। पुरस्कारों की बात करें तो 1962 में बंग साहित्य अकादमी के द्वारा उनको टैगोर सम्मान दिया गया और 1973 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला उनकी रचना आलोक पर्व के लिए। उसके बाद एक कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, वो बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है, जो तुलसीदास जी की समन्वय भावना है उस पर उन्होंने कहा था कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे या जो समन्वय की विराट चेष्टा लेकर पैदा हुआ हो। उसके बाद हम बात करेंगे नगेंद्र जी की। नगेंद्र जी का जन्म 1915, मृत्यु 1999 में हुई। इनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास लिखा गया, इन्होंने उसमें विशेष रूप से योगदान दिया था। इसका 6वां भाग और 10वें भाग में जो दोनों है वो नगेंद्र जी के द्वारा किए गए। हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र जी के द्वारा लिखा गया और इत्य काव्य की भूमिका भी नगेंद्र जी के द्वारा लिखी गई। नगेंद्र जी ने जो काल विभाजन किया था उसमें आदिकाल 7वीं शताब्दी मध्य से 14वीं शताब्दी मध्य तक का समय माना, भक्ति काल 14वीं शताब्दी मध्य से 17वीं शताब्दी का जो समय माना, रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के समय माना और आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक माना गया। आधुनिक काल को नगेंद्र जी ने पुनः 4 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहले जो भारतेंदु युग है उसको उन्होंने पुनर्जागरण काल कहा और ये समय था 1857 से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद जागरण सुधार काल द्विवेदी काल को कहा, 1900 से लेकर 1918 तक का समय। उसके बाद छायावाद की सीमा उन्होंने 1918 से लेकर 1938 तक मानी। उसके बाद के समय को उन्होंने छायावादोत्तर काल कहा, जिसका पुनः 2 भागों में विभाजन करते हुए प्रगति प्रयोग काल 1938 से 53 तक और नवलेखन काल 1953 से अब तक माना है उन्होंने। इस तरह से नगेंद्र जी का हमने पढ़ा और इसके बाद जो शेष रहे लेखक है जिसमें राम कुमार वर्मा जी है, राम शंकर शुक्ल रसाल जी है, गणपति चंद्रगुप्त जी है, व अन्य लेखकों ने जो भी साहित्य बच्चन सिंह जी जैसे जिन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखे उनके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।